हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे आपको 100% क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। जिसमें आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, जिसमें आपको पूरे सब कुछ सारी चीजें, सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ करवाए जाते हैं। वहीं मैं बात करूं अगर हिंदी मीडियम की, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ उसमें भी करवाया जाता है। कुछ नहीं छोड़ा जाता सर। इवन उसमें सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम पे है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम पे, और सब दोनों में ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी सुविधा भी उपलब्ध है। जिसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर जाके एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करना है, सारे नोट्स को उठा लेना है। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है, शानदार और मजेदार तरीके से। क्लियर है? तो सर आज क्या देखेंगे? सर क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी एग्जाम प्लस स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास चैप्टर 5 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं 2 पार्ट में लेके आ रहा हूं। इसमें अपन देखेंगे 18 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, और फिर आगे नेक्स्ट में, क्योंकि सर मैं चाहता हूं ना, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोड बन जाए। नहीं तो चालू करें। एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। ये लीजिए सर पहला क्वेश्चन, क्या बोलती पब्लिक? पढ़े। इफ 1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर टेकन एट एसटीपी, which of the gases will occupy A greatest volume and B smallest volume? मुन्ना है सर, मुन्ना कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। जरा एक बार दिमाग तो लगाओ। पढ़ा क्वेश्चन? चलो एक बार और रीड कर लेते, 2 बार करने से अच्छा रहता है भाई, बढ़िया मजा आता है। चलो, इफ 1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर टेकन एट एसटीपी, which of the gases will occupy greatest volume एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम? मैंने कहा सही बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या करें फिर? अब क्या करें सर? पहले तो चारों को लिख लो, अच्छे तरीके से लिख लो। यहां पर CO की बात करेंगे, यहां पर H2O की बात करेंगे, ठीक है, यहां पर CH4 की बात करेंगे, और यहां पर NO की बात करेंगे। सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बढ़िया तरीके से चलते रहना है बस। चलो सर, अब देखो जरा, CO की बात करते हैं। सर हम जानते हैं कि इनका जो 1 मोल होता है, क्या बोला अपन ने? 1 मोल, गैसेस आर एसटीपी निकालना है अपन को, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर, कोई भी गैस हो, लेकिन काय पे? एसटीपी पे, ठीक है सर। और अगर 1 मोल ऑफ गैस के मास की बात करूं मैं, मास के 1 मोल के, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है भैया। किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आप देखें तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो क्या आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं आप, एक नंबर बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन। ये ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस का, अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात करूं CO की, तो कितना होगा? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 28 ग्राम। तो 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 22.4 लीटर ऑफ गैस। कितना सा? 22.4 लीटर ऑफ गैस।
कितना 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस। कितना 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो आपसे कितना पूछा है 1 ग्राम, तो भैया 1 ग्राम ऑफ सीओ का कितना होगा। सर ये थोड़ा बड़ा जा रहा है क्योंकि इसमें अपन पूरा लिख रहे हैं। अब अपन को निकला है 1 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा 42.54 डिवाइडेड बाय 28। इसको सॉल्व कर लीजिए सर, इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जाएगा सर वॉल्यूम ऑक्यूपाई। वॉल्यूम ऑक्यूपाई ये रहेगा इतने लीटर। हमने कहा ठीक है सर। अब ऐसे ही एक एक करके निकालना है सबका, अब ऐसे ही एक एक करके निकालना है सबका। चलो आ जाओ, ये लगाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। भैया H2O वेपर के फॉर्म में होता है तो वो भी गैस होता है। H2O का मास कितना होता है देखो जरा प्यार से सर, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 कितना हो गया 18 ग्राम। बहुत ही बढ़िया, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो सर 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डिवाइडेड बाय 18, इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा। मैंने कहा ठीक है सर, ये और मिल गया सेकंड। 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का ये है और उसका उतना है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। एनओ को इधर कर देते। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन का सर, मीथेन का मास कितना होगा, कार्बन होता है 12 12 4 16 16 ग्राम, तो बिल्कुल सेम 16 ग्राम ऑफ मीथेन वही कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। ठीक है, हमें निकालना है 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 16 लीटर ऑफ मीथेन, लीटर ऑफ मीथेन। ये आपका देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल हमने कहा ठीक है सर सही जा रहा है। अब बारी है एनओ की। एनओ का मॉलिक्यूलर मास बताइए सर। एनओ का मॉलिक्यूलर मास ये हो जाएगा 14 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 ग्राम ऑफ सीओ कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। मैंने कहा ठीक है सर 22.4 लीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 30 लीटर, ऐसा। मैंने कहा ठीक है। अब देखो सर, आपसे पूछा है सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा सबसे कम, यही पूछा है ना, ए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। सर देखो यार, चीज में अगर आप देखो तो सबका न्यूमरेटर में 22.4 है, 22.4 है। डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, किसी में 28 है, किसी में 16 है, किसी में 18 है, किसी में 30 है। मैं तो कह रहा हूं सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। सबने पढ़ी है मैथमेटिक्स, है ना, सब लोग ने 10वीं तक तो पढ़ी है, जो बायो वाले भी होंगे। हमें पता है कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है, नीचे वाली संख्या अगर बड़ी होती है, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो भी छोटा आएगा। तो अगर आप देखें तो अगर मुझे वॉल्यूम सबसे ज्यादा चाहिए तो वैल्यू, मतलब मुझे आंसर बड़ा चाहिए। आंसर बड़ा कब आएगा जब डिनोमिनेटर छोटा हो। तो देखिए चारों में डिनोमिनेटर किसका छोटा है 28, 18, 16 और 30। सबसे छोटा इसका डिनोमिनेटर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ा आएगा। मतलब फाइनल आंसर जो ए का है वो है CH4। आप चेक कर लीजिएगा निकाल के, आप डिवाइड लगाइए, सबको वैल्यू मिल जाएगी, आपको सबकी वैल्यू मिल जाएगी आपको आसानी से। ठीक है, अब बी बोल रहा है वो सबसे कम वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम मतलब सबसे कम आंसर आना चाहिए। वो कब आएगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर इसका 28 है, इसका 18 है, इसका 16 है, इसका 30 है। देखिए सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर इसका। तो ये जो 1 ग्राम के लिए लीटर आएगा ये सबसे कम आएगा। मतलब आपका जो आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। CH4 और CO ये आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं आई है। जल्दी डंडना डंडन। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए।
आसानी से ये चीज क्लियर है यहां पे। डन। पक्का हो जाए तो बताइएगा जरूर। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया। हटाओ, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये देखिए सर, यही बोला था मैंने, चेक करिए। CH4 सबसे पहला वाला और बी वाला NO बोल दिया। अच्छा, ये अपन ने गलत लिख दिया ना यहाँ पे। देखो क्या था, NO था ना, और यहां मैंने CO लिख दिया, इसीलिए जल्दबाजी में ये CO हो गया। बाकी ये है क्या, NO ही है ना भाई, CO तो था ही नहीं। CO पहला वाला ऑप्शन था, ये वाला, तो ये तो है ही नहीं। देखो NO था, वो गलती से यहां लिखा गया, तो फाइनली यहां पर NO आएगा। NO आएगा भैया, NO आएगा। ठीक है, डन। चलो 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 अगले वाले क्वेश्चन पे। ये देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट। हाँ ठीक है। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ऑल द थ्री स्टेट। भैया वाटर का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, कभी नहीं बदलता। सर कहीं से भी ले आओ, कोई सी भी स्टेट में ले आओ, चाहे आप चले जाओ काय में, स्टीम में, चाहे वेपर्स में, चाहे लिक्विड में, कहीं पे भी जाना हो, आपको वाटर के अंदर, यही स्टीम है भाई, यही स्टीम है, ठीक है, और यही आपका वाटर लिक्विड स्टेट में है, और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है H2O। क्या होता है सर, H2O। यही आपका फॉर्मूला देखने को मिलता है, चाहे वो स्टीम देख लो, चाहे वो आप लिक्विड देख लो, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली है। ठीक है, चाहे आप स्टीम देखो, चाहे आप लिक्विड देखो, बढ़िया है दोनों के दोनों। दोनों के दोनों कैसे हैं, बढ़िया है, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े। यस सर, तेजी में। ये देखिए, रिमेन्स द सेम वाटर। पक्का। अब देखिए आगे, द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट इज गवर्न बाय वेरियस फिजिकल लॉज। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द मैटर। वो कह रहा है कि सर जी हमारे इस पे कई सारे नियम कानून चलते हैं, किस पे, बिहेवियर ऑफ मैटर पे। और इसमें जो नियम कानून होते हैं, या कोई भी हम लोग स्टेट्स को जब बताने की बात करते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट्स को बताने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अपन देखते हैं। तो मैंने कहा स्टेट्स ऑफ मैटर को बताने के लिए हम 3-4 फैक्टर्स पे बात करते हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं प्रेशर, फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर, फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम, और फिर हम बात करते हैं आपसे, ये वॉल्यूम हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं मास। उसके बाद क्या बात करते हैं अपन, मास। मैंने कहा ठीक है, ए हो गया प्रेशर, ये बी टेम्परेचर, सी वॉल्यूम, और डी आपका मास। ये वाली बात है, डी आपका मास, ये वाली बात है। एक बार चेक कर लीजिए बढ़िया तरीके से, एक बार चेक कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ये देखिए, प्रेशर, टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम, यही वो 4 चीजें हैं जिस पे मेन काम चलता है। यही वो 4 चीजें हैं जिन पे मेन काम चलता है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मास। डन डना डन डन, डन डना डन। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का। नेक्स्ट पे, यस सर, ये लीजिए नेक्स्ट। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, शायद ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यूज द इंफॉर्मेशन एंड डाटा गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन A to C। भैया ए से लेकर सी तक जाना है, A to C। ठीक है, काय पे, A to C, यहां पर चलना है अपन को, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। हमने कहा ठीक है सर, A to C पे चल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे उसमें। मैंने कहा ठीक है, डन। अब सुनो, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिजल्ट इन हायर बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, जितना अट्रैक्शन होगा, जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखते चलना ही है सर, ये सारे पॉइंट्स काम में आएंगे। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, समझ रहे हैं, रिजल्ट इन हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है।
मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। लंदन फोर्स जो है हमारे पास, लंदन फोर्सेस कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में बढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है सर, ये पॉइंट भी सही है, ये भी हम जानते हैं, बिल्कुल डन। चलिए यहां तक पढ़ लिया, आगे बढ़ूं, यहां तक देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं और फटाफट जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, ठीक, डन। अब देखो जरा अगला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI ये दे दिया है सर रिस्पेक्टिवली, सबके बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है सर, HF का देखिए 293, और फिर HCl का है 189, फिर HBr का 206 और HI का 238, मतलब नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल HF, HCl, HBr, HI, ठीक है सर, चारों में बात कर रहा है सर। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो चारों में अगर मैं देखूं, अब मैं बात करता हूं HF की, HCl की, HBr की और HI की। तो सर ये जो तीन है नीचे वाले, ये तीन HCl, HBr, HI, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो भैया इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होना ही होना है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल और देखने को मिलेगा, पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और दूसरा आपको लंदन फोर्सेस देखने को मिलेगा। लंदन फोर्स भी यहां पर एक्ट करते हुए आपको मिलेगा, ये दोनों आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। HF, HCl, HBr, HI में क्या देखने को मिलेगा, HF को हटा के अब इन तीनों में डाइपोल डाइपोल, डाइपोल क्यों आए, क्योंकि सर ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जब वो दो अपने पास पोल आ जाते हैं उसको अपन डाइपोल कहते हैं। दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है तो उसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और लंदन फोर्सेस भी आपको देखने को मिलेगा। रही बात HF की, तो इसमें एक एडिशनल आ जाएगा जिसको अपन बहुत तगड़े नाम से जानते हैं, इसके अंदर एक एडिशनल फोर्स आ जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अपन को देखने को मिलता है। रुको देखते हैं, ये देखिए, देखो फटाफट जल्दी देखेंगे। In HCl, HBr, HI, dipole dipole and London force because molecule possess permanent dipole, यही बोला। लेकिन HF में इन दोनों के अलावा एक और आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इन HF डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहा था ना, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल। इसमें तीन है, इसमें आपके दो हैं, कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डन हो जाए तो बताइएगा जरूर। क्लियर, चलो सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, HBr, HI, एक्सप्लेन आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंदन फोर्स इंटरेक्शन, विच वन इज प्रीडोमिनेंट हियर। कह रहा है सर जब हम देखते हैं इन तीनों को, किन तीनों को जरा बता रहा हूं, HCl, HBr और HI, इन तीनों को अगर हम देखें तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमने देखा इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पक्की बात है, नीचे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ऊपर लिखा हुआ है, देख लो सर, इनका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर बढ़ रहा है, पक्की बात है। कैसे पता सर आपको, HCl का देखो, HCl का दिया हुआ है 189, HBr का देखो 206 और HI का देखो 238, मतलब नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब ये किस वजह से बढ़ रहा है, या तो लंदन फोर्सेस की वजह से बढ़ रहा है, या तो फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स की वजह से बढ़ रहा है। अब किसकी वजह से बढ़ रहा है वो बताओ। तो मैंने कहा सर डाइपोल फोर्स जो होता है ना, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तीनों की, तो मेरे को पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Br है, फिर I है, मतलब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, पक्की बात है। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, 101%। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे जाने पे क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो पक्की बात है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कम होगा।
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो भी आपका क्या होगा सर, कम होगा, पक्की बात है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी क्या होने वाला है, कम होगा, पक्की बात है, 101%। तो सर डायपोल डायपोल कम हो गया तो मतलब भैया वो तो प्रीडोमिनेंट नहीं है, डायपोल वाले का तो खेल खत्म। मतलब यहां पर लिखा था ना डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो वो तो खत्म, वो तो नीचे जाने पे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन अब बात है दूसरी लंदन वाले की, उसका क्या करना है? वो लंदन वाले का तो बताओ, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, उसको 2 मिनट में बता देंगे अभी अपन। तो मैंने कहा यार जब लंदन लंदन फोर्सेस की बात चल रही है तो लंदन फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा था? इधर आओ, ए जल्दी कल्टी में इधर आ जाने का, बिल्कुल एकदम ए इते इधर। लंदन फोर्स डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, मामू बना रिया है, क्लोरीन से ब्रोमीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ब्रोमीन से आयोडीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब नीचे जाने पे लंदन फोर्स प्रीडोमिनेंटली बढ़ रहा है। इसीलिए अपना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उस केस में इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात करोगे तो सर डायपोल डायपोल नहीं बढ़ रहा है, डायपोल डायपोल कम हो रहा है, लेकिन लंदन फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि वो कह रहा था भैया मैं चलता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी में बढ़ते हैं, तो मजा आ जाता है एक नंबर। मैंने कहा ठीक है, मजा आ रहा है तो फिर ले लो मजे, है ना, कोई दिक्कत की बात? जल्दी, तो सेकंड वाले का जो आंसर है वो अभी अपन पहले देख लेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए इसका। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। आप देखो पीछे पढ़ के आते हैं, पीछे पढ़ के मतलब अपन रीड करके आते हैं ना, ठीक है, ठीक है बबुआ, ये नीचे का भी हटाना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल हटाना पड़ेगा रे। चलो चलो, अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन सबसे कम है। देयरफॉर डायपोल मूवमेंट शुड डिक्रीज फ्रॉम HCl टू HI। ठीक है, डायपोल मूवमेंट कम होता है, thus डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शुड डिक्रीज फ्रॉम HCl टू HI, but boiling point increases on moving from HCl to HI. This means that London force also predominant. London force also predominant. ऐसा कैसा? प्रीडोमिनेंट, ऐसा। कोई दिक्कत? बिल्कुल, जल्दी बताइए। डन, यहां भी पढ़ सकते हैं। This is so because London forces increases as the number of electron in a molecule increases, and in the case of number of electron in increasing from HCl to HI, HI में number of electron बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बाबू इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये अपना यहां तक खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन, ये वाला भी ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, जल्दी डन, फटाक से। फिर अभी एक क्वेश्चन और है, उसको और निपटाते हैं, सी वाला, ये वाला लास्ट क्वेश्चन और है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी देखो, जल्दी फटाफट जल्दी देखो, हो जाए तो बताइएगा जरूर, जल्दी। बढ़े आगे, पक्का। थर्ड वाला, वाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइएस्ट वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज लोएस्ट। सर देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो नीचे जाने पे ही बढ़ता है, मतलब नीचे जाने पे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सर, यह बात 101% सही है कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन सर सबसे ज्यादा फिर ऊपर वाले का क्यों है? तो मैंने कहा ऊपर वाले की कंडीशन है ना सर। क्या है? ऊपर वाले की कंडीशन है, ऊपर वाले के पास एक एक्स्ट्रा पावरफुल अस्त्र है, पता है क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और वो है 293 केल्विन। कितना है सर? 293 केल्विन। बाकी फिर नीचे जाने पे बढ़ता है, इसलिए HCl का सबसे कम है, HCl का सबसे कम है, बिल्कुल। चलो भाई जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। डन, पक्का? जल्दी बता दो भाई, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर, पक्का? चल देखो अब पढ़ते हैं जरा लास्ट वाला, ये रहा। हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, देयरफॉर HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल, जल्दी एक बार हाथ ऊपर करके बोल दो भैया क्लियर हो गया। ये एकदम चमका क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? चमका क्वेश्चन सर, बिल्कुल चमका क्वेश्चन, एक नंबर। जल्दी, डन डना डन डन, चमका क्वेश्चन है भाई। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया बन गया दिल, है ना? चल बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे। यस सर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है सर? व्हाट विल बी द मोलार वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन एट 273.15? भैया टेम्परेचर दे दिया एकदम 273.15 केल्विन, वॉल्यूम दे दिया सर जी 1 atm। अच्छा पता है इस कंडीशन को कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस पे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो STP पे, अगर उसके 1 मोलार की बात हो रही है या 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा? तो 22.4 लीटर। कितना होगा सर? 22.4 लीटर। सर कोई भी गैस हो, कोई भी, लिखवा लो, कोई भी गैस हो सर, 1 मोल में कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा? 22.4 लीटर। यह बात याद रखनी है सर। STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना है सर? 273.15 केल्विन, और यहां पर वॉल्यूम 1 atm। 1 atm, बिल्कुल 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 1 atm। जल्दी 22.4 लीटर। जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो जाए तो बताएंगे जरूर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 भी यहां पर है समाप्त। चलिए अब अगला क्या बोल रहा है? अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस। बिल्कुल सर, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को माने उसी को तो आइडियल गैस कहते हैं, आइडियल बॉय। ठीक है, तुम सब लोग आइडियल बॉय ही तो है स्कूल के अंदर, नहीं? सारे रूल्स को मानते हो, टाइम पे स्कूल पहुंच जाते हो, टाई ऊपर रहती है, आपकी शर्ट अंदर रहती है, बेल्ट बराबर रहता है, ठीक है, सब कुछ आइडियल। कौन से रूल्स को मानता है? रूल्स का नाम बता दो सर। एक है बॉयल्स लॉ, ठीक है, दूसरा है आपका चार्ल्स लॉ, बिल्कुल, फिर क्या है आपका एवोगैड्रोस लॉ। ये सारे आपके रूल्स हैं, ये है A, B और C, ये आपके सारे रूल्स हैं। मैंने कहा ठीक है सर, सारे रूल्स देख लिए मैंने आपके, A, B, C सारे रूल्स हो गए। मैंने कहा ओके, अब क्या करना है सर? ये सारे रूल्स अगर कोई मानता है तो उसको आइडियल गैस कहते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन? जब रियल गैस बिहेव्स आइडियली। सर ये कौन सी कंडीशन है? जब रियल गैस भी ये लॉज को माने। देखो क्या होता है, स्कूल में 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक एकदम शरीफ, आइडियली जैसा बोलोगे वैसा, और दूसरे ये खूंखार बच्चे, है ना? आप बोलते हो टाई ऊपर पहनो, ये टाई नहीं पहनते। तो कह रहा है ये जो खूंखार बच्चे हैं रियल गैस, इनको आइडियल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? इनको आइडियल बनाने के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर मैं तो एक ही बात जानता हूं, उठाना पड़ेगा डंडा तभी काम होगा। मतलब कुछ नियम कानून हमें फिर देने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी सर, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी तभी काम होगा कि नहीं होगा। और मैंने आपको कहा है आइडियल की 2 कंडीशन है बस। आइडियल कहता है हमें 2 बात मान लो, आइडियल कहता है हमारे 2 पॉइंट जिसने भी सेटिस्फाई कर दिया हम उसको बोल देंगे वो आइडियल है। और वो 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, नो अट्रैक्शन,
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी हो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। ये दो कंडीशन अगर मान ली तो हम उसको आइडियल का दर्जा दे देंगे। तो मैंने कहा ये दो कंडीशन कराने के लिए मुझे भी दो कंडीशन चाहिए। पहली, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता भाई, अगर दो लोग बगल से निकल रहे तो हो सकता है हाय हेलो हो जाए, हाउ आर यू पूछ ले, चाय पे चल रहे हो क्या पूछ ले, बिस्किट खाने की बात हो पूछ ले। अगर आपको उन दोनों को बातचीत नहीं करवानी तो एक ही तरीका है, रॉकेट की तरह निकलवाओ उनको। इतनी तेज भाग के जाने चाहिए कि वो हाय भी ना बोल पाए। अगर सामने वाले ने हाय बोला तो दूसरा इतनी दूर निकल जाए हाय सुन ही ना पाए। तो या तो उनको बहुत तेज भगाओ, बहुत तेज मतलब गैस के अंदर मॉलिक्यूल झक 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 ऐसे भगने चाहिए। ऐसे कब भगेंगे, जब भैया टेम्परेचर कैसा होगा, हाई। अगर आपने टेम्परेचर हाई रख दिया तो डेफिनेटली मान के चलिए आपने टेम्परेचर आगे रखा, मॉलिक्यूल बहुत तेज भगेंगे। अगर मॉलिक्यूल बहुत तेज भगेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। तो मैंने कहा एक तो ये लगेगा सर जी हाई टेम्परेचर। अब आपने बोला सर कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है और वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल का जो है वो बहुत एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए। इसको समझो जरा, कहने का क्या तात्पर्य है इसका। मान लो इस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम थी, सॉरी गैस थी, तो अपन जानते हैं जो गैस होती है वो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो गैस का वॉल्यूम हो गया। तो ये पूरी गैस का वॉल्यूम है, इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस। मैंने कहा ठीक है, ये कहला रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वाला। अब मैंने कहा इसके अंदर कई सारे पार्टिकल होंगे गैस के, है ना, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, वैसे दूर दूर होते हैं, ये दिख रहा है, ये देखे। अब मैं कहता हूं इन सारे पार्टिकल को इकट्ठा कर दो, एकदम चिपका दो। जब सब चिपक जाएंगे तो एक बड़ा पार्टिकल बन के आएगा। समथिंग मान लो इतना बड़ा पार्टिकल आ गया, ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, सारे गैस पार्टिकल को इकट्ठा कर दिया तो जो वॉल्यूम आया। अब इस वॉल्यूम को और इस पूरे वॉल्यूम को कंपेयर करो। ये वॉल्यूम ऑफ गैस है और ये वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल है, इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल होना चाहिए। वैसे मैंने कहा नेग्लिजिबल दिख तो नहीं रहा है, देखो मैंने कहा अगर और छोटा करना है तो अंदर गैस की क्वांटिटी कम कर दो, गैस और कम कर दो। गैस कम करने का मतलब प्रेशर कम करना। जब गैस कम हो जाएगी ना आगे तो आपका सिस्टम चला जाएगा लो प्रेशर पे। तो भैया जो सेकंड पॉइंट है वो होना चाहिए लो प्रेशर। क्योंकि सर जब आप क्या करोगे, जब आप गैस को कम करोगे ना अंदर, तो ये देखो ऐसा, ये इतने पार्टिकल कम कर दिए मैंने, ठीक है। तो अब यही पार्टिकल्स हैं इतने, रुक जाओ एक मिनट, कौन सा कलर था, ये था, ये देखो ये इतने पार्टिकल है बस। अब इतने का जब मैं सबको चिपका के छोटा बनाऊंगा तो इससे छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, इससे और छोटा हो जाएगा, ये देखो इतना हो गया। तो अब ये और छोटा हो गया तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, वैसे है नहीं। तो लो प्रेशर करने के बाद ही क्या हुआ सर, इसको नेग्लिजिबल माना, तो ये सेकंड पॉइंट भी आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई। और ये कब होगा, जब आप गैस कम करोगे तो लो प्रेशर। तो ये दो नियम कानून जब आप लगाओगे तो आपकी रियल गैस भी किसके तरह बिहेव करने लगेगी, आइडियल की तरह। और वो क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिख देता हूं, वो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सर लिखवा लो, बिल्कुल लिखवा लो, यही दो कंडीशन होंगी। ये लिख लीजिए, देखिए लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया मैंने आपको। ये देखिए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं है। मैंने कहा डन 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 डन, पक्का पक्का, जल्दी बोलिए, हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन हो गया, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर, चल इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जल्दी लिया, चल। हाँ अब क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। टू डिफरेंट गैसेस A and B आर फिल्ड इन सेपरेट कंटेनर
ऑफ इक्वल कैपेसिटी अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, आपके पास दो गैस थी सर, आपके पास दो कंटेनर है, इसमें गैस ए है, ठीक है, और इसमें गैस बी है। ठीक है, मान ली आ गया। फिल्ड विद सेपरेट कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों पे टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर स्लाइटली द गैस ए लिक्विफाई बट बी डज नॉट लिक्विफाई। उनने कहा अब प्रेशर तो सेम था, अब मैंने बढ़ाया, दोनों का प्रेशर बढ़ाया, इसका भी इसका भी, तो जो ए गैस है वो तो लिक्विफाई होती चली जा रही है। ए जो है वो लिक्विफाई हो गई है, लेकिन बी जो है वो लिक्विफाई नहीं हो पा रही है। अंटिल क्या लिखा उसने, हाई प्रेशर अंटिल इट कूल्ड। ठीक है भैया, उसने बोला हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया तो भी ये लिक्विफाई नहीं हुई। तो मैंने आपको एक चीज बनाई थी, किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग सोचते हो गैस पे बस प्रेशर लगाओ, भर के प्रेशर लगाओ, जितना आप प्रेशर लगाते जाओगे मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे और लिक्विफाई हो जाएगा ना। मतलब आपका एक अनुमान होता है कि भैया बस प्रेशर लगाते चलो अपना काम हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं बेटा, आपने प्रेशर लगा दिया, सारे मॉलिक्यूल को पास भी ले आए, ठीक है, जैसे आप प्रेशर हटाओगे सब उड़ भी जाएंगे, क्योंकि सबके पास एनर्जी है। तो मैं कहता हूं भाई उनको मार मार के उनकी एनर्जी भी छोड़ाओ, मतलब गैस को ठंडा करो, मतलब टेम्परेचर कम करो भाई। जब आप टेम्परेचर को लो करोगे ना, आपकी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी। प्रेशर बढ़ाओ और उसको ठंडा करो। और एक बात बताता हूं, हर एक गैस का एक टेम्परेचर होता है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आपका जो टेम्परेचर बाहर का या उस पर आप लगा रहे हो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे नहीं लाए, तो सर मैं तो कहता हूं दुनिया का बाहर रख देना उस गैस के ऊपर, कितना ही प्रेशर लगा लेना, वो गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। मतलब अगर एक गैस को लिक्विफाई करना है तो भैया टेम्परेचर हमेशा उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कैसा होना चाहिए, कम। यहां पर गैस ए लिक्विफाई हो गई क्योंकि यहां जो टेम्परेचर है भैया वो टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा, पक्की बात है। लेकिन यहां पर गैस लिक्विफाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अभी भी टेम्परेचर जो आप लगा के रखे हो उससे ज्यादा है। ये मेनली कंडीशन है। प्रेशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो प्रेशर लगा रहे हो, लेकिन भाई इसको ठंडा करो, उसके टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके जाओ, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। यह बात याद रखना है। देखिए उसने भी यही बोला है, फिनोमेना, तो फिनोमेना का खेल है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सारा दारोमदार होता है, जो आपको करवाना पड़ेगा सर, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। चाहो तो आप देख सकते हो, देख लो। गैस ए इज एट और बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। मैंने कहा ना ए जो है वो उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गैस बी इज एट अ टेम्परेचर, वो उस टेम्परेचर पे है जो हायर देन उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से। हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है बाय साइमल्टेनियसली, कभी कभार यदा कदा और सर्वदा सेम हो सकता है, नहीं तो अलग ही रहता है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है अभी के टेम्परेचर से, और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम है अभी के टेम्परेचर से, इसलिए ये लिक्विफाई हो गई और ये लिक्विफाई नहीं हो पाई है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ए वाला बोल रहा है मेरे को क्या करना, लेकिन बी वाले को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो और ठंडा करिए भाई, उसकी एनर्जी छोड़ाइए, पूरी आत्मा निकाल लीजिए उसकी, हम नहीं जानते, लेकिन उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके आइए टेम्परेचर को, तभी वो लिक्विफाई हो पाएगी, नहीं तो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। जल्दी फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं बढ़िया बिंदास तरीके से। जल्दी हो जाए तो बताएंगे जरूर, हो जाए तो बताएंगे जरूर। कंफर्म? चमका? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चमका क्वेश्चन नंबर 24 के नहीं?
चमक गया ना, चमक गया, बिल्कुल चमका, एक तरफा सर। अरे सर एकदम आग लगा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा डन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये आंसर 3 लाइन में लिखा है, लेकिन मैंने इसको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है बढ़िया तरीके से। चलो तो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बढ़िया शानदार एक नंबर, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। जो आर है, कौन है? आर है, आर, ये इसकी वैल्यू सेम होती है हर गैसेस के लिए, फॉर ऑल गैसेस। बस पता क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज करती है, वेरी करती है सर यूनिट्स के साथ। अगर जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर कैलोरीज वगैरह में देखते हैं तो इसकी वैल्यू 2 होती है, जूल वगैरह में देखते हैं तो 8.314 होती है। ऐसा वेरी करती है इसकी यूनिट बिहाफ पे। किस पे सर? यूनिट पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यही होता है ना अपना, यही होता है अपना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहां से मैं अगर आर निकालूं तो क्या हो जाएगा? पी वॉल्यूम अपॉन एनटी, यही होगा। अगर यहां से लिखूं, अगर मैंने प्रेशर पास्कल में ले लिया, ठीक है, वॉल्यूम मैंने मीटर क्यूब में ले लिया, अपॉन ये मोल्स में ले लिया, और टेम्परेचर केल्विन में ले लिया। ले लिया क्या नहीं ले लिया? बिल्कुल ले लिया। तो सर ये हो जाएगा पास्कल मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नंबर सही बात कही है। फिर जब मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूं, कहां बढ़ता हूं? आगे बढ़ता हूं। तो आगे अगर मैं देखूं तो सर पास्कल तो एज इट इज रहेगा। मीटर क्यूब की अगर बात करें, मैं इसको जूल केल्विन में बदलना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को लेके मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ये आपकी यूनिट, ये एक और यूनिट होती है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीवी जो होता है ना, ये अपना वर्क डन भी होता है, और वर्क डन की यूनिट क्या हो जाती है? जूल हो जाती है। ये पीवी जो है ना, पीवी याद करो ना भाई, अपन ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है अपना? प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क डन होता है, और वर्क डन की यूनिट अपनी जूल भी होती है। तो क्या हो गया? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये सब क्या है सर? इसकी यूनिट्स हैं, और यूनिट्स के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती रहती है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट बदलती रहती है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? डन? चलो ठीक है, आगे बढ़ू? आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? डन? चलो ये देखिए, यूनिट ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन दोस यूनिट इन विच प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर मेजर्ड। आर इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनटी इफ प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल per mole, volume is measured in meter cube and temperature is measured in Kelvin, then unit of R is ये पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। और ये देखिए जूल वाली, इसको रुको हाईलाइट करने दो। ये ये दो यूनिट हो गई, ठीक है। और जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, सो आर इज वर्क डन पर मोल पर केल्विन। ये बिल्कुल सही, एकदम सटीक है सर। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। एकदम बढ़िया तरीके से ये चीज को यहां पर क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। जल्दी देख लो सर। तो सर 25 क्वेश्चन भी समाप्त, 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 25 क्वेश्चन भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन डना डन डन, ठीक है। चलो एक बार क्लियर कर दूं, लो करो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये देख लो नियम कानून थे गैसेस के, स्टेट्स दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। इसने कहा था ना कि गैस के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecule of gas, 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 no force of attraction between the molecule of gas। मैंने कहा ठीक है, how far is this statement correct? Is it possible to liquefy an ideal gas? Explain। सर देखो यार, सिंपल सी बात कहता हूं, वैसे तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन आइडियल मान के चलते, तो हमने कहा आइडियल गैस के पास ये होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट्स को अगर मैं बात करूं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल स्टेटमेंट्स नहीं है फॉर रियल गैसेस, क्योंकि हम तो बात करते हैं सर सिर्फ रियल गैसेस की। और अगर आपने इसको पॉसिबल माना और अगर वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो सर फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आइडियल गैस को, फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लिक्विफाई आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि सर देखो यार, लिक्विफाई कब होगा? जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, जब पार्टिकल आपस में जाएंगे नहीं, एक दूसरे से मिलाप जुलाप नहीं करेंगे, तो सर जी किसी भी हाल में आपका अट्रैक्शन नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, लिखवा लो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, और गैसेस लिक्विफाई पॉसिबल ही नहीं है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो वैसे तो मैं बोलता हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है रियल गैसेस के लिए, लेकिन आप फिर भी इस स्टेटमेंट को सही मानते हो तो आइडियल गैस को लिक्विफाई करवाना पॉसिबल नहीं हो सकता। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, पॉसिबल नहीं हो सकता, आप कितनी भी जान लगा लो। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ये देखो, in the absence of intermolecular forces of attraction it will not be possible to liquefy ideal gas। दमिच नहीं है, दम ही नहीं है, कुछ भी कर लो लिक्विफाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लिखवा लो आप, तो आपको जो करना है आप वो कर लो, कहीं से पॉसिबल नहीं है कि गैस आपकी क्या हो जाए सर, लिक्विफाई हो जाए, नहीं हो पाएगी। 101%, 101%। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 आपका होता है समाप्त, डन। क्लियर है? जल्दी इसके आंसर के साथ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए ये वाला खत्म, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, मजा आएगा सर, अच्छा क्वेश्चन है। सर द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन of a liquid depends upon the attractive force between the molecule. Arrange the following in increasing order of surface tension। सर सारा क्वेश्चन का आंसर वहीं दे दिया उसने। उसने क्या बोला कि जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का, सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्टिव फोर्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अट्रैक्टिव फोर्स के। मैंने कहा ठीक है सर, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो आपको यह बताना है इन तीनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स या सरफेस टेंशन किस में होगा। तो आप तीनों में ढूंढ लो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा। इन तीनों में जिसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसी में सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। आपके पास तीन उम्मीद है, वाटर, अल्कोहल और हेक्सेन। पहली बात तो मैं हेक्सेन में अगर आपको बोलूं तो सर सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बस सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, नॉन डाइपोल वाली, ठीक है, नॉन डाइपोल वाली, नो डाइपोल है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
क्या है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब बात करें वाटर की तो सर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एकदम अयो सबसे तगड़ी। तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा अच्छा होता है, और इफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अच्छा है तो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे अच्छा किसका होगा? वाटर का। इसीलिए वाटर का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा। उससे कम कौन होता है? एल्कोहल। और फिर आपका क्या कहना चाहिए? हेक्सेन। फिर क्या कहना चाहिए? हेक्सेन। ये जो है ये आपका कहलाता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, और साथ ही साथ सरफेस टेंशन का भी। इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं और भैया सरफेस टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। सरफेस टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। जल्दी नोट डाउन करो सर, सर जल्दी नोट डाउन करो बढ़िया तरीके से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे टकाटक। एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर। बिल्कुल डन। ये देखो वाटर, एल्कोहल, हेक्सेन। वाटर सबसे आगे, फिर एल्कोहल और फिर हेक्सेन। मैंने कहा बिल्कुल सही। ठीक है, डन 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 डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे हिसाब से चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन। चलें बड़े आगे, बढ़े आगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ये लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 28। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसको ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बस देखिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। ठीक है, सैचुरेटेड वाटर वेपर्स जो लगाते हैं उसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। What correct term will you apply to the total pressure to obtain pressure of the dry gas? तो भैया प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस की जब अपन बात करते हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो टोटल प्रेशर होगा माइनस एक्वस टेंशन, और एक्वस टेंशन क्या है जो अभी आपको बताया क्या है सर? ऊपर देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर। सैचुरेटेड वाटर वेपर्स के वजह से जो आपका प्रेशर होता है उसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं, जिसको पी टोटल में से आप माइनस करेंगे तो कहलाएगा पी ड्राई गैस। क्या कहलाएगा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ये थोड़ा सा अच्छा ज्यादा दे दिया, इसके बेस पे क्वेश्चन इतने पूछता नहीं है ना ही, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे आए, ये लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? नेम दैट एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अ बॉडी। थर्मल एनर्जी। ठीक है, हाउ इज दिस एनर्जी अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? देखो थर्मल एनर्जी, भाई सिंपल सी बात है कि नेम द एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अ बॉडी। ठीक है, जब मॉलिक्यूल इधर तो पार्टिकल भग रहे हैं तो भैया हल्के से बॉडी गर्म हो रही है, थर्मल एनर्जी। और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं भैया मोशन बढ़ता जाता है, थर्मल एनर्जी बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी। तो ये देखिए थर्मल एनर्जी, इट इज मेजर्ड ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। समझ रहे हैं? अब कुछ लोग कहते होंगे सर जी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी का जब अपन एवरेज निकालते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। ठीक है, और इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात कहूंगा, बहुत सी बुक्स में ये भी बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी, तो सर टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब हम इस काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब हम बोलेंगे तो उसी को अपन नाम दे रहे हैं थर्मल एनर्जी। मैं कह रहा हूं वैसे थर्मल एनर्जी भी आप बोल सकते हैं, और अगर कभी आपसे काइनेटिक एनर्जी किसी बुक्स में लिखा मिले तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को चल जाएगा। अगर आप इसको कंसीडर करें इट्स ओके, अगर आप इसको कंसीडर करें तो भी इट्स ओके, दोनों में कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। 101% दोनों में कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डरना नहीं है, बस क्या नहीं करना है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है।
ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। डन, ठीक, ओके, पक्का, ठीक, ठीक है। नेम टू intermolecular forces that exist between HF molecule in liquid state। ठीक है, ये HF, यहां पर HF और यहां पर HF, इनके बीच में सर अपन जानते क्या होता है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। मैंने कहा बिल्कुल। अब इनके बीच में क्या होता है सर जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो, दिख रहा है, ये इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो डाइपोल डाइपोल, एक तो डाइपोल डाइपोल लगता है। डाइपोल क्यों लग रहा है, क्योंकि सर जी इनके पास चार्जेस हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो फोर्सेस यहां पर एक्ट करते हैं, एक आपका डाइपोल फोर्स और एक आपका हाइड्रोजन फोर्स। ये दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पर एक्ट करने का काम करते हैं। अगर मैं इसको उठा के थोड़ा सा नीचे रखूं तो आप देख सकते हैं यही दोनों फोर्सेस की मैंने आपसे बात करी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 और 2, 1 और 2, बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करिए। 1 और 2 जल्दी नोट डाउन करिए बढ़िया तरीके से, शानदार मजेदार। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। चलिए, तो फाइनली सर 30 क्वेश्चन तक ये खत्म होता है। अभी खत्म नहीं हुए अपने शॉर्ट आंसर टाइप, भाई 30 तक ही हुए, बहुत आगे तक जाना है। तो अगले में जो कल होगा पार्ट 2, उसमें अपन 30 से आगे बढ़ाएंगे और फिर खत्म करेंगे जितने भी अपने हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। बस आपको एक काम करना है, टाइमली आना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, शानदार रिवाइज करना है और फिर चले जाना है, फिर आना है, फिर पढ़ना है, फिर जाना है। इसी तरीके का काम चलता रहेगा। एक बात और, दबा के लाइक और शेयर करेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। अगर कोई फर्स्ट टाइम आज आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारे लेक्चर्स, सारे लाइव सेशंस आपको टाइमली पहले ही पता चल जाए कब आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं। ठीक है बिंदास, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।